पाकिस्तान। दिस इज योर मेंटोर मिस नूरुल हुदा। जैसा कि हम HEC यूसेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स को एक ही वीडियो के अंदर कवर किया था और अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ मैं आप लोगों से प्रॉमिस तो नहीं कर रही कि इस वीडियो में हम कितने चैप्टर्स को कवर करेंगे। मेरी कोशिश तो यही होगी कि मैं जितने ज़्यादा चैप्टर्स को कवर कर सकूँ इसी वीडियो के अंदर कवर करूँ, लेकिन मसला ये है कि वीडियो जितनी लंबी हो जाती है उसको एडिट करना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना और अपलोड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उसको एक्सपोर्ट करने और अपलोड करने में भी टाइम लगता है। इसीलिए अगर मैं वीडियोस शॉर्ट बना रही हूँ एक एक चैप्टर की, तो बेसिकली उनको एडिट करना आसान होगा और वो जल्दी एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी, जल्दी अपलोड भी हो जाएंगी, जब तक आपकी नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर हो जाएगी। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट के मुझे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम नेक्स्ट वीडियो अब तक अपलोड क्यों नहीं हुई, हमारे टेस्ट की डेट बहुत करीब आ गई है और आप जो है वो लेक्चर्स टाइम पर अपलोड नहीं कर रही। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। वो दरअसल क्या है कि मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और हमें डेली यहाँ से 2-2.5 घंटे का आउटबैक करना पड़ता है, तो इस वजह से हमारे पास टाइम नहीं बचता कि मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकूं। लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कवर करना है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ताकि मेरी वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकें। इसलिए मैंने पहले ही एक वीडियो के अंदर आपको वो तमाम चैप्टर्स किस तरह से कवर करने वो सारी चीज़ें समझा दी थी। उसके बाद मैंने आगे प्रोसीड किया था, तो आप उस वीडियो से हेल्प लेकर खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, तो इससे पहले की वीडियो में हमने ये 3 चैप्टर्स कवर किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री और थर्ड चैप्टर था गैसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इसमें पहला टॉपिक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को आपने जस्ट ये कवर करना है, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन मच वीकर देन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है, अगर 2 एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, और अगर एक एटम और एक मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो भी स्ट्रांग होगी, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो वीक फोर्स होगी। ठीक है, यहाँ पर कहा भी गया है मच वीकर। ठीक है, तो बेसिकली इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, इंटर का मतलब दरमियान, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और इनको वंडर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये वीक फोर्सेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 मेन टाइप की फोर्सेस हैं, डायपोल फोर्स, आयन डायपोल फोर्स, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, ये दूसरा नाम आपने याद रखना है, समटाइम आपसे सिर्फ ये नेम देकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डायपोल फोर्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन करनी है, द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड डायपोल फोर्सेस। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे डायपोल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, और बेसिकली डाई का मतलब होता है 2 और पोल्स का मतलब होता है साइड्स, एजेस, और हम लोग केमिस्ट्री में मोस्टली पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन से पोल क्रिएट होंगे, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल होगा और दूसरे का नेगेटिव, उनके दरमियान ये फोर्स एग्जिस्ट करेगी, तो इसलिए इसे डायपोल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, अदरवाइज ये पॉइंट है 1% एज इफेक्टिव एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर चाहें तो देख लें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें, ऐसा खास कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना डायपोल फोर्स की, वो ये वाला पॉइंट है, ये आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लें और रीड आउट कर लें। तो बेसिकली ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि डायपोल फोर्स उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो
डायपोल डायपोल फोर्स उतनी ही वीक होगी। ये लास्ट में भी उन्होंने बताया, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज डायपोल डायपोल फोर्सेस ग्रेटर आर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। डायपोल डायपोल फोर्स जितनी स्ट्रांग होगी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी उतने ही स्ट्रांग होंगे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। तो बेसिकली मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही, काफी टाइम लग जाएगा। मैं अच्छा तो बेसिकली मैं आपको ये यहाँ पर ऐसे ही समझा देती हूँ। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो कि पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, कौन सा पोलर, यानी एक साइड से पॉजिटिव और दूसरी साइड से नेगेटिव होता है। जब वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के मोबाइल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे जो कि नॉन पोलर हो, यानी जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स ना हो, उस मॉलिक्यूल के मोबाइल इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करने की एबिलिटी रखता हो उससे थोड़ी सी देर के लिए अट्रैक्ट करे, तो बेसिकली क्या होगा, वो थोड़ी सी देर के लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पोलर बन जाएगा। और इसी तरह से डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स वो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी डायपोल फोर्स को इंड्यूस्ड कर देगा, ठीक है, उसमें इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो इसे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहा जाता है। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इसकी आपने जस्ट डेफिनेशन करनी है, मैं आपको करवा देती हूँ। The momentary force of attraction created between instantaneous dipole and the induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole interaction और London forces, ठीक है। तो आपने इसको जस्ट रीड आउट कर लेना, इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, द मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या है, एक मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान होगी, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। और ये सबसे ज्यादा वीक फोर्स होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग द लंडन फोर्सेस। तो इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है, बट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा इसे खुद से रीड आउट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें जस्ट रीड आउट करके जहन में बिठाने की उनको मैं कवर नहीं कर रही, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं उन सबको कवर कर सकूं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लें, ठीक है। और जो चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे समझाने की है वो मैं आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये पॉइंट्स जो हैं ये याद रखने हैं। स्ट्रॉन्गर देन सिंपल डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, ये सिंपल डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ये जितनी भी वंडरवाल फोर्सेस होती हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। क्यों? बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के स्मॉल साइज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद आ जाती है इसकी डेफिनेशन, हेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम। तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और दूसरा पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम के दरमियान, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि ये 20 टाइम्स लेस देन होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड से 20 टाइम्स वीकर होता है। उसके बाद इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है, ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस हैं लेकिन आपने इनको स्किप कर देना, इनमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बेसिकली ये है हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर एट ऑल because they are non-polar compounds and there are no chances of hydrogen bonding between water and hydrocarbon molecules। तो बेसिकली आपने जस्ट इसमें इतना याद रखना है, जितने भी हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होंगे। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये हमारे पास जो है पोलर कंपाउंड्स नहीं होते, ये नॉन पोलर होते हैं, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हो सकते। वाटर के अंदर सिर्फ वही सॉल्युबल होंगे जो कि पोलर हों, ठीक है, जिनके पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हों। हाइड्रोकार्बन्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, ये नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, उनमें जस्ट कुछ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आपने जस्ट ये याद रखना है, ये मॉलिक्यूल होता है किसका, वाटर का, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, और कुछ भी याद नहीं करना स्ट्रक्चर ऑफ आइस में। उसके बाद क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो आपने जस्ट ये याद रखना है कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। और ये नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, अदरवाइज आप इसको भी स्किप कर दें, बट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है।
नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल्स। तो आपने इसमें कुछ भी ऐसा याद नहीं करना, जस्ट ये याद रख लें कि डीएनए का हेलिक्स और स्पाइरल वगैरह में होता है, अमाइनो एसिड्स में होता है, वरना यहाँ से कभी एमसीक्यूज आया नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पेंट्स में, टेक्सटाइल मटेरियल में क्या रोल है। ये जो एक पैराग्राफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा खुद से रीड आउट कर लें। जस्ट रीड आउट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको याद करनी है, समझनी है। जस्ट स्क्रीनशॉट लें और रीड आउट कर लें। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा लिखा हुआ है। उसके बाद है एवापोरेशन। तो एवापोरेशन की आपने डेफिनेशन करनी है। दिस स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन एंड इट कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर। तो बेसिकली लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, गैस में कन्वर्ट हो जाना बगैर हीट दिए, यानी हम लिक्विड को हीट नहीं दे रहे, कोई एक्सटर्नल हीट हम उसे प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर या जो उसके एनवायरनमेंट के आसपास हीट है उसी पर वो लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे एवापोरेशन कहते हैं। और ये हर टेम्परेचर के ऊपर कंटिन्यू रहती है। जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब एवापोरेशन ज़्यादा होती है, और जब टेम्परेचर कम होता है उस वक्त एवापोरेशन कम हो रही होती है। अदरवाइज इसमें और कुछ भी याद आपने नहीं करना, जस्ट इन चीज़ों की आपने डेफिनेशन याद रखनी है। और ऑब्वियसली आप सब लोग MD-CAT दे चुके हैं तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती होंगी, और अगर इन केस नहीं भी आती तो एटलीस्ट इतनी तो आती ही होंगी कि आप डेफिनेशंस वगैरह याद रख सकें। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की भी जस्ट डेफिनेशन करनी है, वो क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो कि एक्सर्ट करें वेपर्स, कौन से, जो कि लिक्विड से बने हों, ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। उसके अलावा नीचे है वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। तो आपने इस चीज़ को स्किप कर देना है, बस ध्यान में यही रखना है। ऑब्वियसली टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतने ज़्यादा होंगे, और टेम्परेचर जितना कम होगा वेपर प्रेशर भी उतना कम होगा। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर में आपने जस्ट ये मेथड का नाम याद रखना है, मैनोमेट्रिक मेथड, और इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है और इसे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की भी आपने डेफिनेशन ही करनी है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बेसिकली ये वो हीट है जो कि 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो, जो रिक्वायर हो 1 मोल ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, और उससे ही मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा आपने ये पॉइंट याद रखना है, द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है किसकी, वाटर की, और ये वैल्यू आपने एग्जैक्ट याद रखनी है 40.6 किलो जूल पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और खुद से रीड आउट कर लें। इसमें जो चीज़ें मेन याद रखने की वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, देन आपने इसको रीड आउट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेन चीज़ आपने याद रखने की है ना, वो ये है कि मरी हिल्स के ऊपर वाटर कितने डिग्री के ऊपर बॉयल होता है, 98 सेंटीडिग्री के ऊपर मरी हिल्स में वाटर बॉयल होता है। और अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर वाटर 69 सेंटीडिग्री के ऊपर बॉयल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेशर कम होता है। यहाँ प्रेशर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर जितना कम होगा टेम्परेचर उतना कम रिक्वायर होगा, और प्रेशर जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ज्यादा रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट के ऊपर 69 सेंटीडिग्री में बॉयल हो रहा है, मरी हिल्स पर 98 सेंटीडिग्री पर बॉयल हो रहा है, जबकि सी लेवल के ऊपर, ये जहां हम रहते हैं, ये जो मैदानी इलाके होते हैं, वहां पर 100 सेंटीडिग्री के ऊपर वाटर बॉयल होता है। ठीक है, उसके अलावा ये नीचे कुछ है। अच्छा, ग्लिसरीन कितने सेंटीडिग्री पर बॉयल होता है, तो वो 290 सेंटीडिग्री के ऊपर बॉयल होता है। लेकिन अगर उसी ग्लिसरीन को वैक्यूम के अंदर बॉयल किया जाए तो वो 210 सेंटीडिग्री के ऊपर बॉयल होता है। ठीक है, उसके बाद है एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस। तो ये आपने इसकी जस्ट डेफिनेशन देख लेनी है। इफ अ फिजिकल और अ केमिकल change takes place at a constant pressure, then the heat change during this process is called enthalpy change। तो आपने ये सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली किसे कहते हैं, वो है सॉलिड व्हेन इट मेल्ट्स इनटू लिक्विड
फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, उसे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है। दोनों नेम्स आपने याद रखने हैं, समटाइम वो आपको ये दूसरा वाला नेम देकर भी आपसे वो सेम चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और इसका दूसरा नाम है बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट है जो कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए हो, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। और नीचे है मोलर हीट ऑफ सब्लाइमेशन। तो बेसिकली मोलर हीट ऑफ सब्लाइमेशन वो हीट होती है जिसमें एक सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लिक्विड स्टेट में आए। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी चेंज एंड इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शंस। तो इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है, आप इसको स्किप करते हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना है 80 सेंटीडिग्री सॉलिड वाटर आइस, ठीक है, आइस की बात हो रही है, एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड वाटर। तो आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, अदरवाइज ये लिक्विड क्रिस्टल आइए अब हम देखते हैं उसमें क्या है। टर्बाइड लिक्विड्स रिजेंबल क्रिस्टल्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड जो है वो क्रिस्टल के साथ रिजेंबलेंस रखता है, यानी उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और क्रिस्टल्स की भी होती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, अ लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। तो बेसिकली ये क्या है कि लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास दो टेम्परेचर्स पर एग्जिस्ट करता है, एक मेल्टिंग टेम्परेचर और दूसरा क्लियरिंग टेम्परेचर। तो इन दो टेम्परेचर्स के दरमियान ही एग्जिस्ट करता है, जिसमें उसमें लिक्विड क्रिस्टल में लिक्विड की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और क्रिस्टल की भी। ठीक है, नीचे आपने ये पॉइंट याद रखना है, फ्लूइडिटी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्रिस्टल्स। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आपने देख लेना है, अदरवाइज ये यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रीड आउट कर लें, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपने एहतियाती तौर पर इसे एक दफा रीड आउट कर लेना है। ये नेक्स्ट पेज है यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स का, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको एक नज़र देख लेना है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को ये ऊपर से डेफिनेशन बता देती हूँ। सॉलिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच आर रिजिड, हार्ड, हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सॉलिड्स कहा जाता है, और स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं उनके दरमियान। ठीक है, और इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है। नीचे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पर आ जाएं तो दो तरह की टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दो सॉलिड्स इन व्हिच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है जो कि डेफिनेट और 3 डायमेंशनल पैटर्न पर अरेंज्ड हो। ठीक है, जिनमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न के ऊपर अरेंज्ड हो, उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सब्सटेंस आर दोज हुज कॉन्स्टिट्यूट एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स डू नॉट पजेज अ रेगुलर ऑर्डिनरी अरेंजमेंट, यानी इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, उसे एमॉर्फस सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसमें जियोमेट्रिकल शेप है, तो ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि एक डेफिनेट पैटर्न के ऊपर अरेंज्ड हैं, तो उनकी जियोमेट्रिकल शेप जो है वो डेफिनेट होगी। ठीक है, आपने इसको एक नज़र देख लेना है। ऑल द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव ज्योमेट्री शेप। बेसिक ऑब्वियसली जब वो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड है तो उनकी एक डेफिनेट शेप होगी जियोमेट्रिकल। ठीक है, आपने ये याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट्स उनके शार्प होंगे, क्यों, क्योंकि उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं 3 डायमेंशनल पैटर्न में, रेगुलर पैटर्न है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे। क्लीवेज प्लान्स उनके पास अवेलेबल होगा। क्लीवेज प्लान बेसिकली क्या होता है, जब उस सब्सटेंस को तोड़ा जाए तो उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट से तोड़ा जाता है। ठीक है, उसे क्लीवेज प्लान कहते हैं, वो भी उनके पास होता है। एनिसोट्रॉपी से हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायरेक्शन, वो प्रॉपर्टीज जो किसी सब्सटेंस में उसकी डायरेक्शन की वजह से हो, ठीक है, उन्हें एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। Some of the crystals show variation in physical properties depending upon the direction. Such properties are called anisotropic properties and the phenomena is referred to as anisotropy. ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रेफाइट। अच्छा, तो बेसिकली ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट हमारे पास पैरेलल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली कंडक्ट नहीं करते, तो ये उसमें डायरेक्शन की वजह से ही प्रॉपर्टी है, तो इसे एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहा जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है सिमेट्री। तो ऑब्वियसली उनकी सिमेट्री होगी। सिमेट्री क्या है? द रिपीटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड 360 डिग्री। ऑब्वियसली एक के बाद एक इस तरह से उनके एंगल्स, फेसेस और एजेस जो हैं वो रोटेट कर रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, तो उसे सिमेट्री कहा जाता है। ये होती है इनके पास। अदरवाइज आपने इनको खुद से रीड आउट कर लेना है अगर करना चाह रहे हैं, अदरवाइज मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या है? द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। बेसिकली ये हमारे पास वो शेप होती है जिसमें क्रिस्टल अक्सर ग्रो करते हैं, उसे हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहा जाता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है फॉर अ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमारे पास एक क्यूबिक क्रिस्टल है किसका? सोडियम क्लोराइड का। वो नीडल लाइक बन जाता है। कब नीडल लाइक बन जाता है? जब उसमें 10% यूरिया मौजूद हो एज एन इम्प्योरिटी, ठीक है। तो वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आइसोमॉर्फिज्म पर। आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली क्या है? आइसोमॉर्फिज्म इज द फेनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। बेसिकली आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइए अब हम देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं? दो डिफरेंट सब्सटेंस होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट सब्सटेंस होंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर, तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है, ठीक है। नीचे ये एक चार्ट बना हुआ है, आपने जस्ट इसको एक नजर देख लेना है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स ही हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फेनोमेना इन विच अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हमारे पास क्या है? वो फेनोमेना जिसमें एक कंपाउंड, ठीक है, एक कंपाउंड एग्जिस्ट करे एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अंदर। दैट कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक एंड दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स ऑफ ईच अदर। तो आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। इसकी एग्जांपल में भी ये एक चार्ट है, आपने जस्ट इसको ऊपर ऊपर से देख लेना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलोट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? एक एलिमेंट का एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना, वो क्या कहलाता है हमारे पास? एलोट्रॉपी। और वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एलोट्रॉप्स कहलाएंगे। ये नीचे कुछ एग्जाम्पल है इसकी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इट इज दैट टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस चेंज टू अनदर। बेसिकली इसमें क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी सब्सटेंस, किसी एलिमेंट की दो डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करें एक साथ, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा जाता है। इससे ऊपर या इससे नीचे सिर्फ एक ही फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। ये नीचे उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर किया करें, स्किप मत किया करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट का, वो हमेशा उसकी मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं, तो आइए क्रिस्टल लैटिस को हम देख लेते हैं क्या है। लैटिस पॉइंट और अ लैटिस साइट, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस। So a crystal lattice is an array of points representing atoms, ions or molecules of a crystal arranged at different sites in 3-dimensional space, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? जैसे ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर ये जो एटम मौजूद है ना, इस एटम की जो पोजीशन बता रहा है, ये इसका क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। और ये जस्ट एटम के लिए नहीं होता, ये आयन या मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट पोजीशन और उसके अरेंजमेंट को बताए तो उसे भी क्रिस्टल लैटिस कहा जाता है। नीचे यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस has all the characteristic feature of the entire crystal and is called a unit cell। तो बेसिकली यूनिट सेल हमारे पास क्या है? स्मॉल पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का, जिसमें पूरे क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद हों, और इसमें ऐसा खास कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नीचे है क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। तो आइए हम देख लेते हैं। अच्छा, क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशंस में से बेसिकली इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते जिस तरह से ये क्लासिफिकेशन दी हुई है। सम टाइम क्या होता है कि वो आपको कोई कंपाउंड का नेम दे देंगे और बताएंगे, और आपसे पूछा गया होगा कि आप बताएं ये कंपाउंड जो है वो कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या इसका जो
कि ये कौन सा क्रिस्टल है या इसकी कौन सी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो बेसिकली वो हम लोग याद नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको दी हुई है, आपने जस्ट इनको रीड आउट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस वक्त ये नीचे रिमेनिंग पार्ट है तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको जस्ट एक नज़र रीड आउट करना है। अदरवाइज यहाँ से एमसीक्यूज इस तरह से नहीं आते जिस तरह से इन लोगों ने दिए हुए हैं, और अगर आप याद करने बैठे तब भी आप तमाम कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को याद नहीं कर सकते, वो कहीं से भी आपको दे सकते हैं। तो आपने जस्ट एक दफ़ा इनकी ज्योमेट्री को ज़रा नज़र से गुजार लेना है, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो हमारे पास 4 तरह के सॉलिड्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम इन चारों सॉलिड्स को जस्ट ऊपर ऊपर से देखेंगे। लास्ट में एक टेबल बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है जिसमें टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज मुझे अगर यहाँ पर कोई खास पॉइंट लगता है जो बताने का है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, वरना मैं आपको ये चारों टाइप जो है वो चैप्टर के लास्ट में एक चार्ट दिया हुआ है उसमें से ही समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर काफी डिटेल है, वहां पर हमें टू द पॉइंट वही चीजें मिलेंगी जो हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज में जस्ट ये देखा जाए, वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक, वोलेटिलिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक दफा जस्ट इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैं आपको इसके लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का, तो आपने इसको स्किप कर देना, यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आते। नेक्स्ट है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बेसिकली क्या है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन चेंज एंड डिक्रीज इन साइज। तो आपने इसको नजर में रखना है, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये है, सो द लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of the ionic crystal is formed from the gaseous ion. It is also defined as the energy required to break 1 mole of a solid into isolated ions in the gas phase. It is expressed in kilojoule per mole. तो लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या है, वो एनर्जी जो कि रिलीज हो, कब रिलीज हो, जब 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल फॉर्म हो, ठीक है, या वो एनर्जी जब 1 मोल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए हमें रिक्वायर हो, उसे लेटेस्ट एनर्जी कहा जाता है, ठीक है। नीचे ये कुछ कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, तो कोवेलेंट सॉलिड्स को भी आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेकर रीड आउट कर लेना है, अदरवाइज ऐसा खास कुछ भी नहीं है। आप इसकी प्रॉपर्टीज का भी अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मगर इनकी प्रॉपर्टीज मैं मोटी मोटी आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगी। ये नीचे स्ट्रक्चर है, तो आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है, डायमंड, ठीक है। डायमंड बेसिकली हमारे पास कौन सा है, कोवेलेंट क्रिस्टल है, और ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ हवाले से आपने बिल्कुल याद रखना है, और आपसे अक्सर पूछा भी जाता है कि डायमंड के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो डायमंड के अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो ठीक है। अच्छा, इनमें आपने ये याद रखना है, इनमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होती है और वंडर वाल्स फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लें और रीड आउट करें। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड आयोडीन है, आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट है मेटेलिक सॉलिड, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होंगे, जस्ट आपने ये याद रखना है कि ये सारे हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। और ये कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। According to this theory, each atom in a equal metal crystal loses all of its valence electron. These valence electron form a pole or a gas. The positively charged metal ion are believed to be held together by electron pool or gas. तो इसमें भी ऐसा खास कुछ नहीं है। यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, तो ऑब्वियसली मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं ये हम सबको मालूम होती हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लें और एक दफ़ा से रीड आउट कर लें। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, तो आपने इसको स्किप कर देना है, ठीक है। इसमें आपने जस्ट ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी, ये भी स्ट्रक्चर होता है किसका, मेटल्स का, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब ये नीचे वो मेन टेबल और चार्ट है जिसमें हम सॉलिड की चारों टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। पहली टाइप है मेटेलिक, ठीक है। ये कौन से सॉलिड्स है, मेटेलिक सॉलिड। तो इनके स्ट्रक्चरल पार्टिकल क्या होते हैं, वो किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, वो किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, कैटाइंस प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड इस चीज से बने हुए होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में कौन सी, मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी होंगे। और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि ये हार्ड होते हैं, वेरी करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, ठीक है। सॉफ्ट से वेरी हार्ड तक ये वेरी करते हैं। इनके
अच्छा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो भी वेरी करते हैं, लो टू वेरी हाई, ठीक है। और उसके बाद ये लस्टोरियस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है आयोनिक। तो आयोनिक सॉलिड के जो है वो स्ट्रक्चरल पार्टिकल क्या है, कैटाइंस और एनाइंस, ठीक। और इनके अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। प्रॉपर्टीज में ये है कि हार्ड होते हैं और मॉडरेट भी होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, और ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट ये गुड कंडक्टर कब होते हैं, जब ये मोल्टन स्टेट में हो, यानी पिघली हुई हालत में हो। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के स्ट्रक्चरल पार्टिकल क्या है, मॉलिक्यूल्स, एटम ऑफ नोबल गैसेस, ठीक। और इसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं, और डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। और ये सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, और सब्लाइम हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो इनकी सब्लाइमेशन इजीली हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क कोवलेंट। बेसिकली नेटवर्क कोवलेंट कहते हैं कोवलेंट सॉलिड्स को। तो इनके स्ट्रक्चरल पार्टिकल क्या है, एटम है, कोवलेंट बॉन्ड्स होता है इनके दरमियान, ये वेरी हार्ड होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसे मैंने आज के इस वीडियो के अंदर कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर वाइज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो वीडियोस जो हैं जल्दी बन जाती हैं, जल्दी एक्सपोर्ट होती हैं और जल्दी ही अपलोड होती हैं। क्योंकि वीडियो जितनी ज़्यादा लॉन्ग होती जाएगी, अब उसे एक्सपोर्ट करने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और अपलोड होने में भी। इसलिए चैप्टर वाइज होती जाएगी, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा लेक्चर आप तक पहुँचता रहेगा और दूसरा जो है वो रेडी होता रहेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।